हेलो दोस्तों, मैं ओनली ये एनसीईआरटी का बुक है, हिस्ट्री का, इतिहास का। ये थर्ड चैप्टर है। आगे का 2 वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो देखिए और कैसा लगा ये बताइएगा। और मैंने बोला था क्वेश्चन करने का, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि किस किस ने मेरे बात मानी और उस चैप्टर को जिसने भी वीडियो देखा है और चाहते हैं कि उन्हें जॉब मिले, और जिसने मेरी बात मानी है कि वो क्वेश्चन आंसर किए हैं, वो कमेंट्स करके ज़रूर से बोलिएगा यस मैंने ये क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन बनाए हैं। अब कुछ भी क्वेश्चन में लिखे हैं, कुछ भी क्वेश्चन है आपने क्वेश्चन बनाए हैं, आपको क्वेश्चन लिखते लिखते आपको पता चल जाएगा खुद ही कि आपने सही लिखा है कि गलत लिखा है। और जब चैप्टर बनाए पढ़ लिए हैं तो क्वेश्चन का आंसर वही उसी में दिया हुआ रहता है, कोई अलग से तो दिया रहता नहीं है। इसीलिए क्वेश्चन आपने क्या किया है आपको पता रहेगा आंसर, और क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका प्रैक्टिस होगा आगे। तो ये चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये आपका थर्ड चैप्टर है हिस्ट्री का, 6 क्लास का इतिहास का चैप्टर है। तो आरंभिक नगर, तो फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, ये थर्ड चैप्टर है। तो पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्हें देखा कि कुछ लोग उनके खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भुताहा घर कहा करते थे। बहुत सारे आप लोगों में भी हुआ होगा, भुताहा घर है, डरते होंगे भी। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि हम इन खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो जाता है। तो आपको भी पता है जैसे कि राम मंदिर बनाया जा रहा है, तो वो क्या था, उसी प्रकार बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो हमारे प्राचीन सभ्यता को दर्शाता है। तो उसे संजोए रखने के लिए बहुत सारे चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, पैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, उसे बहुत सहेजा जाता है कि आगे पता चले कि हमारे जीवन को कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है। जैसे सिंधु घाट सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे आगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि क्या क्या था। जैसे कि नगर व्यवस्था थी, नाली व्यवस्था थी। आज के ज़माने में उस तकनीक को अपनाना असंभव से है, जबकि उस समय कोई नॉलेज नहीं था, कोई सामान नहीं था। पर उस समय का नगर निवासी स्थान जो वहाँ का वातावरण था, वहाँ का घर बनाया गया था, आज के ज़माने की निकासी बहुत अलग थी, जबकि उस समय कुछ वैसा था ही नहीं उनके उपयोग करने के लिए, जिससे कि वो आसान हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल को मिली। तो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट कहानी क्या था आपको याद रखना होगा, जिसने नहीं देखा हो, अगर देखे होंगे तो उन्हें याद होगा। तो वहाँ पे रेल का हुआ था कि रेल में जा रहा था और वो किसी के शादी में जा रहा था। तो वो रेल में जा रहा था, तो जिससे कि वो पूरा देख रहा था कि पेड़ पीछे छूट रहा है, घर पीछे छूट रहा है, खेत खलियान पीछे छूट रहा है। तो वह रेल था, तो वो रेल बैठा था। तो ये सवाल आता है, रेल का आविष्कार
कब हुआ था। और यहाँ पे रेल बता रहा है कि हड़प्पा सभ्यता और रेल लाइन की कहानी है। तो जो यहाँ पे क्या है, तो इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिसे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। मतलब समझ रहे हैं, हमारे एक छोटी सी गलती, छोटी नहीं बहुत बड़ी गलती के कारण बहुत सारे चीज़ को पता नहीं लगाया गया। हजार ईंटें से कितने सारे हजार ईंटें, बहुत सारे ईंटों के कारण उखाड़ लिया अपनी सुविधा को पूर्ति करने के लिए, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता को पता नहीं लगाया गया अच्छी तरीक़ा से। तो आज भी बहुत सारे जगह से हड़प्पा सभ्यता का अवशेष मिलते ही रहते हैं। इनके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप की सबसे पुराने शहरों में से एक है। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। और आपको देखिए, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता से ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका GS1 में पेपर 1 आता है। तो पेपर 1 में 7 से 8 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से, इतिहास से रहता है। तो आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। और जो मेंस में अगर हिस्ट्री ऑप्शनल लेते हैं, इतिहास का ऑप्शनल लिया है या लेना चाहते हो, उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हड़प्पा से आप देखिएगा अगर एवरेज औसतन आपका 1 या 2 क्वेश्चन हर साल आता ही है। तो आप चाहते हैं कि आपका नंबर नहीं कटे, आप तुरंत लिख सकते हैं। अगर आपको किसी के बारे में लिखना याद है तो तुरंत आप उसको सोचना पड़ेगा ही नहीं, तुरंत नोट्स का याद है, आप तुरंत क्वेश्चन बना सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। तो हड़प्पा के बारे में अच्छे से पढ़िए और अच्छे से लिखिए। तो ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन, और हड़प्पा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िए। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतें को सुरक्षित रखना चाहिए? और देखिए एक चीज़ और है कि यहाँ पे दे दिया होगा कि क्यों सुरक्षित रहना चाहिए। क्या है कि बहुत सारे ऐसे चीज़ है कि अब के ज़माने में तो बहुत सारी चीज़ है कि आप उसका उपयोग करके, आप उसका इस्तेमाल करके आप घर या भवन का निर्माण कर सकते हैं। पर पुराने ज़माने में वैसा कुछ चीज़ था ही नहीं। अब ताजमहल को सोचिए, उतने भारी भारी पत्थर को कैसे बनाया गया होगा। उड़ीसा का सूर्य मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है। सोचिए उस टाइम कैसे वो पत्थर से नक्काशी किया गया होगा, उतने ऊंचे ऊंचे रखा गया होगा। तो उसी तरह से है कि अगर आप उसके बारे में पता नहीं रहेगा तो आने वाले कल को क्या पता रहेगा कि अभी हम क्या कर रहे हैं। तो उसके बारे में सहेज के किसी भी चीज़ को खंडहर नहीं बनाना चाहिए। तो इन नगरों में कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया था। प्रायः प्राचीन भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बड़ा था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा गया। तो यहाँ पे ऊंचाई वाला भाग को क्या कहा गया था? यहाँ पे ऊंचाई वाला भाग को क्या कहा गया? तो दुर्ग कहा गया, और निचले हिस्सा को नगर कहा गया। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियाँ पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इसकी
ईंटें इतनी अच्छी पक्की थी कि हजारों सालों बाद आज तक इनकी दीवारें खड़ी रही। मान लीजिए, देखिए, अगर रेलवे लाइन वाला वहाँ से ईंटें नहीं हटाते, कितने ज़्यादा हम लोग को वहाँ से अवशेष प्राप्त होते और तकनीक का मालूम होता कि किस तरीक़ा से वहाँ पे उपयोग करके वहाँ पे बसे होंगे और किस तरीके से वहाँ पे बनाए गए होंगे। पर रेल लाइन के बिछने के कारण, वहाँ पे ईंटें निकाल लेने के कारण हमें कितनी जानकारी से हमें प्राप्त नहीं हुई। तो ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थानों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली है, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे प्लेट आदि। तो यहाँ पे ये चीज़ आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे क्या मिला था आपका, ये प्रीलिम्स में इम्पोर्टेंट है और मेंस में भी आपका पूछ सकता है कि गुजरात में कौन सा आपका पूरा स्थल है, इस टाइप का पूछ सकता है। पर ये आपका प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट ही है। और यहाँ पे देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका ये पता रहना चाहिए। कहे कि क्या बोले थे कि हिस्ट्री का जो पेपर 1 है, जो ऑप्शनल लेता है, उसके लिए खास तौर की इसलिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, कालीबंगा के बारे में आपको पता रहना चाहिए। 30 से 50 वर्ड में आपको लिखना है और कौन से राज्य में पड़ेगा, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप करके रखिएगा। यहाँ पे जितने भी दिया हुआ है लोथल, यहाँ पे जितने भी वर्ड दिया है, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो ये इसके बारे में 30 से 50 वर्ड में आपका लिखना है और कमेंट्स करके बताइएगा कौन कौन लिखा है। मेरी बात, अगर बनना है कुछ ज़िंदगी में तो ज़रूरी करना है। IAS बनिए, IAPS बनिए, अपने माँ बाप के सपने को पूरे कीजिए। पर ये चीज़ आपको पूरा करना है, तो ये करना आपको जो बताते हैं उसको ज़रूर कीजिए। तो इसके बारे में थोड़ा रिसर्च कीजिए, इससे आपको याद भी रह जाएगा। लोथल कहाँ है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन बनाए कि नहीं बनाए। बनाए तो यस कीजिएगा, नहीं बनाए तो मत कुछ कीजिएगा। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पे मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानगृह कहा गया। तो देखिए, यहाँ पे मोहनजोदड़ो का तालाब बनाया गया, नगर महान स्नान गृह कहा गया। इस तालाब को बनाने में ईंटें और प्लास्टर का उपयोग किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। तो सोचिए, आज जब हम सीमेंट का उपयोग कर रहे हैं, उस समय सीमेंट नहीं था। तो देखिए, अपना दिमाग कितना लगाया करते थे लोग, सोच भी नहीं सकता था वो मिट्टी और चारकोल और प्लास्टर के उपयोग से बनाई गई तकनीक थे। इस सरोवर में अगर मान लीजिए मोहनजोदड़ो का पता नहीं चलता, तो आपको पता चलता कि उस समय किस तरीके से बनाया जाता था। तो कुछ न कुछ अवशेष रहते हैं जिससे हमें ये पता चलता था कि जब वो समय का मिलता है कोई अवशेष, तब हमें पता चलता है कि उस समय किस तरीके से खेती की जाती थी, बर्तन थे, औजार थे, कि रहन सहन कैसा था, व्यापार कैसा था, व्यापार के अदले बदले कैसा किया जाता था। सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, उपयोग के लिए इसे खाली कर दिया जाता। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसी अन्य नगरों में अग्नि कुंड मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। तो यहाँ पे देखिए, लोथल और कालीबंगा, इसके बारे में लिखिए, इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल
जैसे कुछ बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई, भवन, नाले और सड़कें। इस नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। सोचिए, आज के ज़माने में आपको ढके हुए नाले नहीं मिलते हैं, पर पहले के ज़माने में ढके हुए नाले मिलते थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। आज अगर मान लीजिए आप अपना घर ही में देखिए, पानी का नाली कहीं और है, बह कहीं और है। मतलब हर काम को परफेक्ट करना उनसे सीखना, एक तरीक़ा से सीखना था कि देखिए, अगर घर है, अब नॉर्मल सी बात में अगर समझना चाहते हैं तो देखिए, आप अपना देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे घर में मिलेगा कि पानी बहाने का रास्ता जो है, जो भी आप जिसने भी घर बनाया है, बहुत कम ऐसे घरों में मिलेगा कि अच्छा तरीक़ा से घर बनाया है कि सीधे वो नाली में जाए। पता चलेगा नाली की जगह में घर में बाहर आंगन में पानी की जगह, नाली में बहने की जगह में आंगन में जमा ही रहता है। और यहाँ पे देखिए, घर ऐसा बना हुआ है कि आपका सीधे नाली से जोड़ता है, नाली में जा रहा है। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालियों में मिल जाती थी। और ये भी सोचिए कि नाली का ऐसा जोड़ा जाता था कि नाली का पानी घर में नहीं घुसा जाता था। सोचिए, दिमाग भी लगाते थे पहले, तो ऐसा लगाया जाता था। जो बाद में नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे। इनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। अगर ये तकनीक अपना लिया जाता सचमुच का आज के ज़माने में, तो कोई भी नाली जमा हुआ नहीं रहता, बरसात में सड़क पे पानी न रहता। सोचिए, इसीलिए बोलते हैं कि इतिहास के पन्नों को उलट के देखना ही ज़रूरी होता है, पर अजमा ले वो बहुत कम मिलता है। सिर्फ किताबों में ही पढ़ने के लिए मिलता है ये सब। नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ है। आज ऐसा है, पहले कितना खूबसूरत होता होगा। देखिए नाली, नाला के ऊपर कुआं बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेज कर दूर दूर तक धातु, बहुमूल्य और पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों और सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद उन्हें चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई होगी। और एक चीज़ है कि सिंधु घाटी सभ्यता को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इसके अलावा नगरों शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्रा भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तु लाते थे और साथ ही लाते थे
देशों से किस्म कहानी मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं। इनसे बच्चे खेलते होंगे। नगर, यहाँ पे क्वेश्चन है, नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांवों में रहते थे? यहाँ पे देखिए, सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बनाया गया नाला, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है। ये लिपि दिया हुआ है, खास लिपि है। यहाँ पे नीचे पक्की मिट्टी का खिलौना। आज के घोड़े हाथी वाले दीपावली में खिलौने से कितने भिन्न हैं? भी नहीं, उसी टाइप से है, मतलब कॉपीराइट है। ये कह सकते हैं। बच्चों को जो मिट्टी के खिलौने आते हैं, देखिए, हाथी है, हाथी का सूंड है। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ें के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें कहाँ से मिली, उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे वस्तुओं से बनाए गए थे। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और तांबे से बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षण वस्तुओं में मनके बाट और फलक है। यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि नगर और नए शिल्पकार कौन कौन से हैं, इसका विस्तार कैसे हुआ। ऊपर पत्थर में बाट देखो, यहाँ पे देख कैसे बनाया गया वो दिया हुआ है। तो ये ऊपर पत्थर के बाट देखो, इतने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया जिन्हें चाट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातु को तोलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं फलके इसमें कई कर्लियन पत्थरों से बनाए गए हैं। चिद जो भी है यहाँ पे ये सब चीज़ है। और यहाँ पे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर के मोहरे बनाते थे। इनका आयताकार मोहरों पर समानता जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ की कपास की खेती हुई थी। तो यहाँ पे देखिए कब हुई थी मेहरगढ़ में कपास की खेती, 7000 साल पहले। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं चमकते हुए मिले हैं। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिले हैं सो दिया हुआ। पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी कलाएं शुद्ध कताई का संकेत देती है। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था कि विशेष कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों को पचिस्कारी करना आदि। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षण ढंग से बनाया गया है, जिसको बोल रहे हैं। उनकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाया गया है। देखिए ये दाढ़ी बनाया गया। यह किसी विशेष मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसा काम में प्रशिक्षण
हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं? शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही काम करते थे, दक्ष होते थे। फिनिश क्या है? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फर्नेस को प्राकृतिक रूप से तैयार किया जाता। बालू या सल्फेटिक पत्थरों को इस चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनमें वस्तुएं बनाई जाती थी, जिन उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत को रंग प्राप्त नीले या हल्के समुद्री हरे रंग होते थे। फैंस में मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादक करते हैं, जैसे लकड़ियाँ या धातुओं से आयक प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनमें कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास की कच्चा माल कहते हैं। कपास को कच्चा माल कहते हैं, उससे कपड़ा बनाया जाता था। इससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता था। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिली थी लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को दूर दूर से आयात करते थे, मतलब वहाँ से लाया खरीदते करते थे। देखिए ये उस समय का हड़प्पा के लोग तांबे का आयातकार संभवतः आजकल राजस्थान से राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात करते थे। मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन एक है, मतलब ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि तांबा का जो आयात है खरीदते थे कहाँ से? राजस्थान से लाया जाता था हड़प्पा सभ्यता में, और ओमान देश से भी लाया जाता था। आकाश बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई गई धातु में टीन का भी आयात ईरान, अफगानिस्तान से किया जाता था। तो आपको ये पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। यहाँ पे देखिए आपको कितना सारा इम्पोर्टेंट है। आपको ये बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं होगी कि कहाँ से क्या मिलता था, पर ये इम्पोर्टेंट है। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था? इन चित्रों को देखो, खिलौने जैसे दूसरी एक मुहर है। क्या आप बता सकते हैं कि हड़प्पा शायद आयात इन साधनों का प्रयोग बच्चे लोग का खिलौना का बार नगरों में रहने वाले के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वो अनाज उगाते थे और जानवरों को पालते थे। कृषक और चरवाहे ही शहर में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधे के अवशेषों का पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। तो यहाँ पे ये है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के देखिए लकड़ी का हल। जमीन की खुदाई के लिए हल का उपयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि ये प्रायः लकड़ी के बने होते जाते थे। पहले चैप्टर में बताए थे, जैसे कि पहले या दूसरे चैप्टर में बताए थे कि लकड़ी का औजार बनाया जाता था, पत्थर का औजार बनाया जाता था और जानवर का हड्डी का भी औजार बनाया जाता था। पर ये भी बताए थे कि लकड़ी का औजार से खेती किया जाता था। तो यहाँ पे यही देख लीजिए, हल इस प्रकार से था, इसी से खेती की जाती थी। जमीन की खुदाई के लिए हल का उपयोग किया जाता था। हड़प्पा काल में नहीं बच पाए क्योंकि ये लकड़ी के थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं।
इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों को कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा। जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब, चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बैल जैसे फलों को इकट्ठा करते, मछली पकाते और हिरन जैसे जानवरों को शिकार करते थे। गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर के सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदीर के बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। यहाँ पे ये लाइन इम्पोर्टेंट है। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इन नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों की खुदाई पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी से जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात के खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती एक उपनदी के किनारे बसा लोथर नगर जैसे स्थान पर बसा था, जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाया करता था। यह पत्थर शंखों और धातुओं से बनाए गए चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस गृह के कई मोहरे, मुद्रांकन और मोहरबंदी गीली मिट्टी पर बने मिले हैं। लोथर पर बंदरगाह, यहाँ पर बड़ा तालाब लोथर बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते से आने वाले रुक सकती है। यहाँ पे ये देखिए, सोचिए उस समय कुछ भी नहीं था और इतना अच्छा तालाब बना हुआ। यहाँ एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और मनके यहाँ मिले हैं। मुद्रा या मोहर, मुद्रांकन या मोहरबंदी। मोहरों के उपयोग, यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोहर कौन कौन से युग में कौन कौन से मोहर पाए गए हैं और कौन कौन से जानवर का उपयोग किया गया है। तो ये मोहर में छपाई के लिए किया गया। मोहरों का उपयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता। थैलों को बंद करने के बाद उनको मुहानों पर गीली मिट्टी तोप कर उन पर मुहर लगाई जाती होगी। मुहर की छप की मुहरबंदी कहते हैं। सभ्यता का अंत का रहस्य। लगभग 39,000 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलते हैं। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेक मोहर बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचड़े के ढेर बनने लगे। जन निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही
झुंगी नुमा घर बनाने जाने लगी। यह सब क्यों हुआ, कुछ को पता नहीं। कुछ विद्वानों का, बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग ही थॉट है, बातें हैं। नदियाँ सूख गई, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया। इसका कारण हो सकता है ईंटें पकाने के लिए ईंधन का जरूरी पड़ती थी, इसीलिए मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों को चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, लेकिन सही कारण क्या है, कैसे विलुप्त हो गई हड़प्पा सभ्यता, इसका कोई कारण अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं है। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग कारण है कि इस कारण हुआ है। सही मायने में अभी तक कारण पता नहीं चला कि कैसे सभ्यता नष्ट हुई है। ऐसा लगता है शासकों का नियंत्रण समाप्त हुआ है। जो भी हुआ, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इलाके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो एटलस में क्या देखने के लिए कह रहा है, नील नदी मिस्र पहले नील नदी आपका ये है। नील नदी के आसपास वाले, नील नदी कहाँ है ये आपको जानना जरूरी है। आसपास वाले इलाकों में छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र के शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाओं दूर दूर तक भेजी। उन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए, फिर पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को पिरामिडों में दफनाया गया। ये जो है पिरामिड है, और ये नहीं है कि एक ही आदमी के पिरामिड हैं, बहुत सारे शवों को यहाँ का पिरामिड बनाया गया था। इन शवों को मम्मी कहा गया। इनके शवों के साथ और उनके चीज़ों को भी दफनाया जाता था। उनके खाद्य पेय वस्तु, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवरों आदि सब के साथ सेवकों को भी कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेवकाओं को भी दफनाया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया गया था। अंधविश्वास का हद है। पहले के ज़माने में ये भी आपको पता चलता है कि अंधविश्वास का कहाँ तक हद है। उसमें सेकेंड चैप्टर में देखे कि शव के साथ जानवर को दफनाया गया। यहाँ पे तीसरे चैप्टर में देख रहे हैं कि आप उनके साथ सेवक और सेवकाओं को भी दफना दिया जाता था। और ये आपका थर्ड चैप्टर खत्म हुआ। तो आपको क्या करना है, ये उपयोगी शब्द है, देख लीजिए। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है आप उसे एक कॉपी है, जितने हैं सिक्स क्लास का लिख के कॉपी, उसमें आप लिखिए फर्स्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन है, उसका आंसर लिख दीजिए। दूसरे में दूसरा चैप्टर है, उसका क्वेश्चन लिख दीजिए। तीसरे का क्वेश्चन लिखिए और कमेंट्स करके बताइए कि किस किस ने क्वेश्चन का आंसर लिखा है। चलिए, तो आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।